हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम बिजनेस स्कूल का अध्याय 2 के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। अमीर बनने के बहुत से तरीके हैं। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताने देना चाहता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, ताकि मैं इसी तरह का वीडियो बना के आप लोगों को देता रहूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या आप मुझे अमीर बनना सिखा सकते हैं? मैंने अपने टीचर से पूछा। नहीं, बायोलॉजी के टीचर ने जवाब दिया, मेरा काम है ग्रेजुएट बनने में तुम्हारी मदद करना, ताकि तुम्हें अच्छी नौकरी मिल सके। परंतु अगर मैं नौकरी न करना चाहता हूँ, अगर मैं अमीर बनना चाहता हूँ। मैंने पूछा, तुम अमीर क्यों बनना चाहते हो? टीचर ने पूछा। क्योंकि मैं स्वतंत्र होना चाहता हूँ। मैं जो करना चाहता हूँ उसे करने के लिए मैं पर्याप्त धन और समय चाहता हूँ। मैं अपने सारी ज़िंदगी किसी का कर्मचारी नहीं बनना चाहता। यह नहीं चाहता कि मेरे जीवन के सपने मेरी तनख्वाह के आकार के हिसाब से तय हो। यह बकवास है। तुम्हारे आलसी अमीरों के जीवन के सपने देख रहे हो। अगर तुम्हारे अच्छे नंबर नहीं आएंगे और तुम अच्छी तनख्वाह वाली नौकरी नहीं मिलेगी, तो तुम अमीर नहीं बन सकते। टीचर ने कहा। मैं अब अपने मेढक के पास आओ। अपनी दूसरी पुस्तक और शैक्षणिक कार्यक्रमों में मैंने अक्सर 3 तरह की शिक्षा का उल्लेख किया है, जो जीवन में वित्तीय रूप से सफल होने के लिए आवश्यक है। स्कॉलिस्ट या अकादमीय, प्रोफेशनल और फाइनेंशियल शिक्षा। स्कॉलरिस्ट या अकादमीय शिक्षा, यह शिक्षा हमें पढ़ना लिखना और गणित करना सिखाती है। यह बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा है, खासकर आज की दुनिया में। व्यक्तिगत रूप से मैं इस शिक्षा से बहुत योग्य साबित नहीं हुआ। मैं अपने अधिकांश जीवन में सी स्टूडेंट रहा, क्योंकि मेरी उन बातों से रुचि नहीं थी जो पढ़ाई जाती थी। मैं बहुत धीमे पढ़ता और मैं अच्छा नहीं लिखता हूँ। हालांकि पढ़ने की मेरी गति कम है, परंतु मैं बहुत अधिक पढ़ता हूँ। बस पढ़ने की मेरी गति कम है और मुझे अक्सर एक पुस्तक को 2 या 3 बार पढ़ना पड़ता है, तब जाके मैं उस समझ पाता हूँ। मैं एक खराब लेखक भी हूँ, हालांकि मैं फिर भी लिख जाता हूँ। विषय से हटकर मैं यह बता दूं कि हालांकि मैं एक खराब लेखक हूं, परंतु सौभाग्य से मेरी 6 पुस्तक द न्यू टाइम, द वॉल स्ट्रीट जर्नल और द बिजनेस वीक की बेस्ट सेलर लिस्ट में आ चुकी है। जैसे मैंने रिच डैड पुअर डैड में बताया है, मैं बेस्ट राइटिंग सबसे अच्छा लिखने वाला लेखक नहीं हूँ, मैं एक बेस्ट सेलिंग लेखक हूँ। इस क्षेत्र में मेरे अमीर डैडी की सेल्स ट्रेनिंग का काम आई। हालांकि यह स्कूल में काम नहीं आई, यह नंबर दिए जाते थे। प्रोफेशनल शिक्षा, यह शिक्षा आपको यह सिखाती है कि पैसे के लिए कितने तरह के काम किए जा रहे हैं। मेरी जवानी के दिनों में बुद्धिमान बच्चे डॉक्टर, वकील और अकाउंटेंट बनते थे। कई प्रोफेशनल स्कूल लोगों को मेडिकल असिस्टेंट, प्लम्बर, बिल्डर, इलेक्ट्रीशियन और ऑटोमोबाइल मैकेनिकल बनाना सिखाते हैं। मगर अगर आप अपनी फ़ोन बुक के पीले पृष्ठों में शिक्षा या स्कूल के कॉलम में देखेंगे, तो आपको पाएंगे कि यह पन्ने ऐसे स्कूल से भरे पड़े हैं, जो लोग ऐसे प्रोफेशनल सिखाते हैं जिन्हें उन्हें रोजगार पाने के अधिक अवसर उपलब्ध हो। व्यक्तिगत रूप से चूँकि मैंने शिक्षा के पहले स्तर यानी अकादमी शिक्षा में अच्छा प्रदर्शन नहीं किया था, इसलिए कुछ मुझे डॉक्टर, वकील या अकाउंटेंट बनने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया गया। इसके बजाय मैं न्यूयॉर्क एक स्कूल में गया, जहां मैं शिप ऑफिस बन गया। मैं शिप बेचता करता था, जैसे स्टैंड ऑयल के टैंकर्स और द लव
होटल टेलीविज़न कार्यक्रम में दिखाया जाने वाला यह जहाज़ों की तरह के पैसेंजर लाइन्स पर ग्रेजुएशन के बाद चूँकि वियतनाम युद्ध चल रहा था, इसलिए शिपिंग उद्योग में नौकरी ग्रेजुएशन के बाद करने के बजाय मैं फ्लोरिडा में पेंसालोला में चला गया, जहां मैंने यूएस नेवी फ्लाइट स्कूल में अध्ययन किया। मैं एक फ्लाइट बन गया और मैंने वियतनाम में मेरीन कोर्स स्कूल में अध्ययन किया। मैं एक फ्लाइट बन गया और मैंने वियतनाम में मेरी कॉर्प्स की तरफ से उड़ान भरी। मेरे दोनों डैडियों का कहना था कि देश की रक्षा करना एक पुत्र का कर्तव्य है, इसलिए मेरे भाई और मैंने वियतनाम जाने के लिए अपने नाम स्वेच्छा से दे दिए। जब मैं 23 साल का हुआ तो मेरे पास 2 प्रोफेशन थे, एक शिप ऑफिसर का और दूसरा पायलट का, परंतु मैंने पैसा कमाने के लिए दरअसल इसमें से किसी का भी इस्तेमाल नहीं किया। विषय से हटकर मैं सोचता हूँ कि विसंगत की ही मैं जिस प्रोफेशनल के लिए आज सबसे अधिक जाना जाता हूँ, यानी लेखक के प्रोफेशनल के लिए, वह एक ऐसा विषय है जिसे मैं हाई स्कूल में 2 बार फेल हुआ था। फाइनेंशियल शिक्षा यह वह शिक्षा है जिसे आप सीखते हैं कि पैसे के लिए काम करने के बजाय किस तरह पैसे से अपने लिए काम करवाया जाता है। यह तीसरे स्तर की शिक्षा हमारे अधिकांश स्कूलों में नहीं पढ़ाई जाती। मेरे गरीब डैडी का विचार था कि असली दुनिया में सफल होने के लिए इंसान को अच्छी अकादमी और प्रोफेशनल शिक्षा की ज़रूरत होती है, परंतु मेरे अमीर डैडी कहते थे, अगर तुम्हारी फाइनेंशियल शिक्षा कमज़ोर है तो तुम हमेशा अमीरों के लिए काम करते रहोगे। रिच डैड कॉम ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि ऐसे प्रोडक्ट बनाए जाए जो फाइनेंशियल शिक्षा दे सके, जो मेरे अमीर डैडी ने मुझे सिखाई थी। हमारे पास बोर्ड्स गेम कैश फ्लो 101, कैश फ्लो 202 और कैश फ्लो फॉर किड्स है, जो मज़ेदार तरीके से उसे फाइनेंशियल मानसिकता को सिखाता है, जो मेरे अमीर डैडी ने मुझे सिखाई थी। पैसे के लिए काम करने के बजाय पैसे से अपने लिए काम करवाना सीखे। एक फाइनेंशियल वित्तीय, मेरे विचार से अमेरिका और कई पश्चिमी देशों में एक फाइनेंशियल वित्तीय आने वाला है। एक फाइनेंशियल वित्तीय जिनका कारण यह है कि हमारे शिक्षा सिस्टम विद्यार्थी को पर्याप्त यथार्थवादी फाइनेंशियल शिक्षा नहीं देता, और जैसे हम सभी दुर्भाग्य से जानते हैं कि हमें स्कूल में ज़्यादा फाइनेंशियल शिक्षा नहीं मिली। और मेरे विचार से यह जीवन की एक बहुत महत्वपूर्ण योग्यता है कि पैसे को किस तरह से संभाला जाए और उसका कैसे निवेश किया जाए। हाल ही में हमने करोड़ों लोग को स्टॉक मार्केट में खराब डॉलर मंगवाते हुए देखा। निकट भविष्य में मैं एक फाइनेंशियल वित्तीय की भविष्यवाणी कर सकता हूं, क्योंकि 1950 में के बाद पैदा होने वाले लाखों करोड़ों लोगों के पास रिटायरमेंट के लिए पर्याप्त धन नहीं होगा, रिटायरमेंट के लिए पैसा नहीं होगा। और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह होगा कि लोग के पास मेडिकल केयर के लिए पैसा नहीं होगा। अक्सर फाइनेंशियल सलाहकार यह कहते हैं कि सुनते हो कि रिटायरमेंट के बाद जीवन के खर्च कम हो जाते हैं। यह फाइनेंशियल सलाहकार अक्सर आपको यह बताना भूल जाते हैं कि रिटायरमेंट के बाद भले ही आपके जीवन के खर्च कम हो जाए, परंतु मेडिकल खर्च बढ़ जाते हैं। मेरे गरीब डैडी सोचते थे कि सरकार को उन लोगों को ध्यान रखना चाहिए जिनके पास पैसा नहीं है। हालांकि मैं दिल से उनकी बात से सहमत था, परंतु मेरा फाइनेंशियल मस्तिष्क अक्सर सोचता था कि सरकार किस तरह लाखों लोगों की मदद कर पाएगी जिन्हें जीवन के अन्य खर्चों के साथ साथ मेडिकल खर्च की जल्द ही ज़रूरत होगी। 2010 तक 83 बिलियन बेबी बूमर्स की पहली खेप रिटायर होना शुरू हो जाएगी। मैं यह सवाल पूछना चाहता हूं कि उनकी नौकरी के दिन समाप्त हो जाएंगे तो इनमें से कितने के पास शेष जीवन के लिए पर्याप्त धन होगा, और अगर इन्हें जीवित रहने के लिए अरबों डॉलर की जरूरत होगी तो क्या दुनिया के युवा लोग बूढ़े का खर्च उठा
जानने के इच्छुक होंगे। मेरे विचार से यह अनिवार्य है कि हमारे स्कूल सिस्टम जितनी जल्दी हो सके फाइनेंशियल शिक्षा बढ़ाना शुरू करे। अपने धन को किस तरह संभाला जाए और उस निवेश से किस तरह किया जाए यह जानना निश्चित रूप से उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि यह जानना कि मेढक का डिस्कशन किस तरह से किया जाए। एक व्यक्तिगत टिप्पणी, मेरी पत्नी और मैं जीवन में जल्द ही रिटायर हो जाएंगे गए बिना नौकरी, बिना सरकारी सहायता, बिना स्टॉक, बिना म्यूचुअल फंड के। हमने स्टॉक या म्यूचुअल फंड क्यों नहीं की लिखे किए लिए? इसका कारण यह है कि हमारे लिए वो जोखिम भरे निवेश है। वो मेरे विचार से म्यूचुअल फंड सबसे जोखिम भरा निवेश है। परंतु अगर आपको पास कोई औपचारिक फाइनेंशियल शिक्षा और अनुभव न हो तो वो अच्छे निवेश है। अगर आपने हाल ही में फाइनेंशियल न्यूज सुनी हो तो आप जानते होंगे कि 2000 में शुरू होने वाले स्टॉक मार्केट क्रैश से पहले फाइनेंशियल सलाहकार कह रहे थे, लंबे समय के लिए निवेश करो, खरीदो और पकड़े रहो। और अपने स्टॉक मार्केट क्रैश के बाद वे सलाह दे रहे थे, लंबे समय के लिए निवेश करो और खरीदो, पकड़े रहो और अपने स्टॉक को डाइवर्सिफाई कर लो। क्या आप दोनों सलाह में कोई अंतर नजर आता है? अपना खुद का बिजनेस बनाना अमीर बनने का सबसे अच्छा तरीका है। जब आप बिजनेस बना ले और आपके पास अच्छा कैश फ्लो आने लगे तो फिर आप दूसरी संपत्तियों में निवेश करना शुरू कर सकते हैं। अगर आपके पास अच्छी फाइनेंशियल शिक्षा नहीं है तो अपने अधिकांश फाइनेंशियल सलाहकार की बात मान सकते हैं, यानी बचत करो, म्यूचुअल फंड खरीदो, लंबे समय के लिए निवेश करो और डाइवर्सिफाई कर लो। परंतु आपके पास जिस फाइनेंशियल शिक्षा है जो आपके इस जोखिम भरी सलाह पर नहीं चलेगी, इसके बजाय आप यह कर सकते हैं कि जिस सलाह मेरे अम्मी डैडी ने मुझे दी, यानी अब पहले अपने बिजनेस बनाओ उन्हें कहा था, अपना खुद का बिजनेस बनाओ अमीर बनने का सबसे अच्छा तरीका है। अम्मी डैडी ने यह भी कहा था, यह जब आप अपना बिजनेस बना ले और आपके पास अच्छा कैश फ्लो आने लगे तो आप दूसरी संपत्तियों में निवेश कर सकते हैं। अमीर बनने के दूसरे तरीके, अमीर डैडी कहते हैं चूँकि बहुत से लोग के पास पर्याप्त फाइनेंशियल शिक्षा नहीं है, इसलिए मैं बिजनेस नेटवर्क बनाने के बजाय अमीर बनने के दूसरे रोचक तरीके भी ढूंढ लेते हैं। उदाहरण के लिए करोड़ों लोग अमीर बनने के लिए लॉटरी खेल कर रहे हैं या कड़ी मेहनत कर पैसे बचा रहे हैं, और कुछ लोग तो इन तरीक़ा का प्रयोग कर सचमुच अमीर बन चाहते हैं। उन्हें यह भी कहा अगर तुम अमीर बनना चाहते हो तो तुम्हें वह तरीका खोजना चाहिए जो तुम्हारे लिए सबसे अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। नीचे कुछ तरीके दिए गए हैं जिनके द्वारा आप अमीर बन सकते हैं। पहला नंबर 1, आप किसी के पैसे के लिए उससे शादी कर अमीर बन सकते हैं। यह अमीर बनने का लोकप्रिय तरीका है, परंतु मेरे अमीर डैडी ने कहा करते थे, तुम जानते हो किस तरह के लोग पैसे के लिए शादी करते हैं। नंबर 2, आप बदमाश बनकर अमीर बन सकते हैं। अमीर डैडी कहते थे, बदमाश बनने के साथ समस्या यह है कि आपको दूसरे बदमाशों के साथ काम करना पड़ता है। ज़्यादातर लोग बिजनेस विश्वास पर टिका होता है, परंतु जब आपके पार्टनर बदमाश होंगे तो आप किस तरह के से उन पर भरोसा करेंगे। उन्होंने यह भी कहा, अगर आप ईमानदार हैं और आप बिजनेस में कोई ईमानदारी गलती करते हैं तो ज़्यादातर लोग समझ जाएंगे कि आप को दूसरा मौका देंगे। इसके अलावा अगर आप अपने गलतियों से सीखेंगे तो आप पहले यह अच्छा बिजनेस बन जाएगा। परंतु आप बदमाश हैं और आप कोई गलती करते हैं तो यह तो आप जेल जाएंगे या फिर आपके पार्टनर आपको अपने बेहतरीन तरीक़ों से उसे गलती को सजा देंगे। तो हेलो दोस्तों, इस पार्ट को भी हम यहीं पे समाप्त करते हैं और
कल फिर अमीर बनने का तीसरा तरीका बताया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें, शेयर करें, ताकि मैं इसी तरह का वीडियो आप लोगों के लिए बनाता रहूं और आप लोगों को सक्सेस होने में सहायता कर सकूं। सो मच वीडियो देखने के लिए।